हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी करते रहिए, तैयारी के साथ साथ थोड़ा मस्ती करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठा एम्पायर। उससे पहले आज डेट क्या है? 6 जून 2024। आज से लगभग 350 ईयर्स बिफोर, आज के ही दिन 6 जून 1674 को एक महानायक जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, इस सदी के इस पूरे युग के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था आज के ही दिन 6 जून को। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हो सके तो प्लीज आज का दिन आप लोग सेलिब्रेट जरूर करिएगा, क्योंकि आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। आज के ही दिन शिवाजी महाराज से वो छत्रपति शिवाजी महाराज बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मराठा एम्पायर पढ़ते हैं। मराठा एम्पायर के में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार मतलब पहला ब्रिटिश और मराठा के बीच में युद्ध। उससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा चेक देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे मराठा एम्पायर को, पूरे मराठा साम्राज्य को बनाते हैं और उस समय का सबसे विशाल साम्राज्य बनाते हैं। और औरंगजेब का जो सपना था, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? औरंगजेब। उनका सपना था कि डेक्कन में मुगल साम्राज्य को बढ़ाया जाए, फैलाया जाए, परंतु उनके जो सपने हैं उनके जो सपने थे उनको चूर चूर कर देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनको डेक्कन में बढ़ने नहीं देते। और उसके बाद उनका राज्य अभिषेक होने के बाद 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है रायगढ़ फोर्ट में। उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगता है पूरे मराठा एम्पायर को, बट उनके पुत्र संभाजी महाराज, जो उनका राज्य अभिषेक होता है और वो बनते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। वह पूरे मराठा एम्पायर को एक कदम और आगे लेके जाते हैं। फिर उनके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ आते हैं। वह मराठा एम्पायर के समृद्धि को और बढ़ाते हैं, सम्मान को और बढ़ाते हैं। फिर उनके पुत्र आते हैं, पेशवा बनते हैं बाजीराव द फर्स्ट। वो तो 10 कदम आगे जाते हैं, अपने पिताश्री से 10 कदम आगे जाते हैं और मराठा एम्पायर को बहुत विशाल बना देते हैं और लगभग अपने जीवन काल में मेजर जो युद्ध है, बड़े युद्ध है, लगभग 40 युद्ध लड़े। हर युद्ध में उन्होंने विजय हासिल की, यहाँ तक कि उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद को भी हराया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब आते हैं हम लोग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थे। अब उसमें क्या होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे उस समय पेशवा थे। क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली नवाब ऑफ अवध के साथ और रोहिल्लाज ऑफ अफगानिस्तान के साथ मिलकर वो अटैक करते हैं। और उस युद्ध में क्या होता है? जनवरी 1761 में मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का पराजय होता है। और उस पराजय होता है, उसके साथ साथ 28,000 सोल्जर्स जो होते हैं मराठा एम्पायर के, वो मारे जाते हैं। 28,000 सोल्जर्स, आप समझ सकते हो। ओके, कब हुआ था पानीपत का थर्ड वॉर? जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और उसमें मराठा एम्पायर को पराजय देखना पड़ता है और उनके 28,000 सोल्जर्स, आप समझ सकते हैं, 28,000 सोल्जर्स मारे जाते हैं। प्लस जो सदाशिव राय, ओके, सदाशिव राव और विश्वनाथ राव जो कमांडर थे उनके आर्मी के, वो भी मारे जाते हैं। जब यह दुखद सूचना बाजीराव को मिलती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद जून 1761 में उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद थोड़ा सा मराठा एम्पायर को झटका लगता है, मराठा साम्राज्य को झटका लगता है, परंतु उनके पुत्र माधवराव द फर्स्ट 17 साल के थे, महज केवल 17 साल के थे। अब वो क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं।
अब पेशवा बनने के बाद 1762 में निजाम ऑफ हैदराबाद को हराते हैं। अब इसके बाद पेशवा कौन बनते हैं? अब इस युद्ध के दौरान पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे वो पेशवा थे। अब जून 1761 को इनका देहांत हो जाता है। ओके, उसके बाद इनके पुत्र जो हैं माधवराव पेशवा बनते हैं। ओके, और 1762 में माधवराव निजाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट करते हैं, हराते हैं। और 1767 में यह फोर्स्ड कर देते हैं हैदर अली को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। हैदर अली को इतना मजबूर कर देते हैं कि तुम्हें अब मराठा एम्पायर को ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा। फिर माधवराव जो नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ में जाने के बाद क्या करते हैं? राजपूत और जाट को इकट्ठा करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। अब उसके कुछ समय बाद एक दुखद घटना होती है 1772 में। 1772 में माधवराव का मृत्यु हो जाता है टीबी के बीमारी के कारण, टीबी के डिजीज के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है मराठा एम्पायर के अंदर। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है? अब लोग आपस में भिड़ने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, युद्ध करने लगते हैं। क्या बनने के लिए? पेशवा बनने के लिए, कि हमको पेशवा बनना है, हमारे अंदर पावर आना चाहिए। यहां से शुरू होता है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब माधवराव के भाई नारायण राव और माधवराव के चाचा रघुनाथ राव के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है कि हम पेशवा बनेंगे। माधवराव के भाई, ध्यान देना, माधवराव के भाई नारायण राव और उनके चाचा रघुनाथ राव के बीच में एक तरीके से टसल हो जाती है कि हम पेशवा बनेंगे। परंतु उस टसल में कौन जीतते हैं? नारायण राव पेशवा बन जाते हैं। अब नारायण राव पेशवा बन जाते हैं और इनका जो सपना होता है चूर चूर हो जाता है। परंतु कब बनते हैं पेशवा? 1772 में पेशवा बन जाते हैं। परंतु 1773 में इनकी हत्या कर दी जाती है नारायण राव की। अब उसके बाद रघुनाथ राव बड़े खुश होते हैं कि अब तो न सामने कोई है न पीछे है, अब तो हम ही हम हैं और हम ही पेशवा बनेंगे। परंतु ऐसा होता नहीं है। उस समय के 12 भाई काउंसिल, 12 भाई काउंसिल, और 12 भाई काउंसिल क्या थे? 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स थे काउंसिल के, जो कि लाइक चीफ मिनिस्टर हैं, अदर्स मिनिस्टर्स हैं। तो उन्होंने क्या डिसीजन लेते हैं? नारायण राव के पुत्र थे सवाई माधवराव, उनको पेशवा बना देते हैं। अब उनको जब पेशवा बनाते हैं तो रघुनाथ राव खुद और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्योंकि जो सवाई माधवराव थे केवल 40 दिन के थे। आप समझ सकते हो। अब उनको क्या लगा होगा कि 40 दिन का बच्चा पेशवा बनेगा, तब हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। अब इनकी हालत हो जाती है खराब रघुनाथ राव की। तो अब यहीं पर सबसे बड़ा ब्लंडर कर देते हैं रघुनाथ राव। घर के झगड़े को ये क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये मिलते हैं बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब अंग्रेजों से जाके रघुनाथ राव मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों से जाके मिलते हैं। कौन से अंग्रेजों से? जो बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे जाकर मिल जाते हैं। बॉम्बे काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब हमको पेशवा बनना है, आप हमारी मदद करिए। यही तो चाहिए था ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को तो यही चाहिए था, कोई तो आए जो घर का बेदी हो और लंका ढा दे। तो कौन था वो? रघुनाथ राव थे। तो रघुनाथ राव पहुंच जाते ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स कंडीशन रखते हैं कि आपको एक ट्रीटी साइन करना पड़ेगा।
मतलब संधि पत्र पे साइन करना पड़ेगा। तो रघुनाथ राव बोलते हैं कोई बात नहीं, हमको पेशवा बनना, हम कुछ भी करेंगे। तो पहले कहे सुन तो लो, उसके बाद बात करते हैं। तो कहे हाँ बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। तो ये बोलते हैं कि जो महाराष्ट्र में एक प्लेस है सैलसेट और बेसिन, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, देते हैं, ले जाइए। कहे रुको अभी और है। कहे क्या है भाई, और बोलो। तो जो सूरत से आपको रिवेन्यू मिलती है, जो सूरत से आप पैसा कमाते हो सूरत से, उसमें कुछ हमको शेयर चाहिए रिवेन्यू का। तो बोलते कोई बात नहीं, बस इतना हो गया। कह रहे अभी रुको तो कह रहे आप क्या कहने, जो भरूच है, भरूच से जो आप रिवेन्यू कमाते हो उसमें भी हमें शेयर चाहिए। कह रहे कोई बात नहीं, ले लो, पर पेशवा हमें बनना है। तो इसी कारण इसमें क्या साइन होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है। ट्रीटी ऑफ सूरत, इसको लिख लीजिए आप लोग, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हम बैकग्राउंड बता रहे हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के पीछे का बैकग्राउंड, उसके बाद मराठा वार स्टार्ट होता है, पहला मराठा वार। तो क्या साइन होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है। कब, 1775 में। किसके बीच में, माधव राव के चाचा रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन होता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है आप तुम मान गए जो ट्रीटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव क्या करते हैं, मराठा एम्पायर पे अटैक कर देते हैं। उस समय मराठा आर्मी को हेड कौन कर रहे होते हैं, हरिपंत फड़के, हरिपंत फड़के। यह जो है मराठा आर्मी को लीड कर रहे होते हैं, मराठा आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं, रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर देते हैं, गोरिल्ला वार टेक्निक यूज करते हैं और धराशायी कर देते हैं रघुनाथ राव को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, खत्म कर देते हैं। अब उसके बीच क्या होता है, जो ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है ना, अब वो भेजा जाता है कहां पर, बंगाल में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, उसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। 1773 से पहले, 1773 से पहले ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसी थे। कौन सा, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। सबका अलग अलग पावर था, कोई किसी से इंटरफेरेंस नहीं था। परंतु 1773 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके तहत क्या होता है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, उसको छोटा प्रेसिडेंसी बनाकर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है तुम दोनों से ऊपर है, और तुम जो दोनों जो करोगे उस पर जब तक बंगाल प्रेसिडेंसी के साइन नहीं होगा तो मान्यता नहीं मिलेगी। इसलिए जो ट्रीटी ऑफ सूरत बॉम्बे काउंसिल के जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके बीच में साइन हुआ था, वो भेजा गया था कहां पर, बंगाल प्रेसिडेंसी के पास। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के पास जब ट्रीटी ऑफ सूरत जाता तो कहते हैं क्या बकवास साइन कर दिया, हटाओ इसको। तो जो ट्रीटी ऑफ सूरत था उसको कंडेम्प्ट करते हैं और हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब उस समय फोन तो था नहीं कि फोन लगा देंगे मराठा एम्पायर को कि एक ट्रीटी साइन करनी है, तो कुछ और व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं, मराठा एम्पायर के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रीटी साइन करती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, बहुत ज्यादा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन होता है, 1776 में। किसके बीच में, मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन होता है। और जो ट्रीटी ऑफ सूरत है उसको खत्म कर दिया जाता है। अब उसमें खत्म भी इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ब्रिटिशर्स हार भी गए होते हैं, खत्म। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के साथ क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कि जो नारायण राव के पुत्र सवाई माधव राव जो 40 दिन के जो पेशवा बने हैं उनको हम स्वीकार करते हैं पेशवा, पहली बात। और आज के बाद
जो मराठा अंपायर के शत्रु होंगे उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ये साइन हो जाता है। अब उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है वो कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है। तो इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जब ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर पहुंचता है तो उन लोग कहते हैं ये क्या बकवास साइन कर दिया इस वॉरेन हेस्टिंग ने, तो उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, हटाओ इसको। तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो साइन किया होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर उसको भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ लंदन रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, इंग्लैंड हटा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद मराठा एम्पायर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है। मराठा एम्पायर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है। तो उस समय जो मराठा एम्पायर के मराठा आर्मी को जो लीड कर रहे होते हैं उनका नाम होता है महदजी सिंधिया। महदजी सिंधिया सिंधिया वो क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तालेगांव में डिफीट कर देते हैं। कहां पर? तालेगांव में क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं, उनको उनके जो घमंड है उसको चकनाचूर कर देते हैं। अब उसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी होती है वो तालेगांव से भागकर कहां चली जाती है? वड़गांव चली जाती है। अब उनको लगता है कहां चली जाती है? ध्यान दीजिएगा, वड़गांव चली जाती है। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होती है डर के महदजी सिंधिया से भाग जाती है तालेगांव से, कहां? वड़गांव चली जाती है। परंतु महदजी सिंधिया तो उस थोड़ा सा अलग दिमाग के थे। वो तो ऐसा होता है ना, जब सर्प को मारते हैं तो क्या करते हैं? सर्प जब मर जाता है उसके बावजूद भी उसके सर को कुचल देते हैं कि वो अपना फोटो न खींच पाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। तो महदजी सिंधिया की जो आर्मी होती पीछे पीछे तालेगांव से होते हुए वड़गांव पहुंच जाती है। वड़गांव में फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को डिफीट कर देती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है वह महदजी सिंधिया के सामने सरेंडर कर देती है। अब उस समय क्या साइन होता है? ट्रीटी ऑफ वड़गांव साइन होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही ट्रीटी साइन होता है, जब हार गए तब साइन हो, जब जीत गए तब साइन हो गया। समझ आ गया? तो क्या साइन होता है? ट्रीटी ऑफ वड़गांव, वड़गांव साइन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। कब साइन होता है? 1779 में साइन होता है। समझ में आ गया? 1779 में ट्रीटी ऑफ वड़गांव साइन होता है। इसके तहत क्या था कि जितने भी मराठा टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के पास हैं सब हमको वापस मिलना चाहिए। तो 1775 से जितने भी टेरिटरीज जो जगह थे मराठा एम्पायर के जो ब्रिटिशर्स के पास चले गए थे, अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उनको वापस कर देंगे। चलिए हो गया। अब ये जब ट्रीटी पहुंचता है वॉरेन हेस्टिंग के पास, जो जनरल गवर्नर होता है बंगाल का, उसके पास जब पहुंचता है तो वो रिजेक्ट कर देता, कहता कि बकवास नहीं मानेंगे हम, हट जाओ, इसको सामने से हट जाओ। अब बहुत गुस्से में रहता है तो क्या करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी होती है उसकी तीन टुकड़ी को क्या करता है? 3 रेजिमेंट को मराठा एम्पायर पे अटैक करने के लिए भेज देता है। तो तीनों टुकड़ी आती है, एक एक करके मराठा एम्पायर को डिफीट कर देती है। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन, अब फिर से हार गए मराठा एम्पायर, ब्रिटिशर्स जीत गए। उसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ सालेबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब? 1781 में। ध्यान दीजिएगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होता है 1781 में। जितने भी ट्रीटी साइन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी कौन सा होता है? ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब इस ट्रीटी के साथ होता क्या? संधि हो रही है, एक तरीके से संधि पत्र पे सिग्नेचर कर रहे हैं दोनों लोग कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ सालबाई के तहत ब्रिटिशर्स यह कहते हैं कि अब से हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे। कौन से रघुनाथ राव? जो माधव राव के चाचा थे, जो सवाई माधव राव के पेशवा बनने के बाद क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, फिर बॉम्बे काउंसिल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या करता है ब्रिटिश कहता है कि अब से रघुनाथ राव का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, आज से जो भी मराठा एम्पायर का शत्रु होगा उसको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी। तीसरा, अब से मराठा एम्पायर भी किसी दूसरे यूरोपियन पावर जैसे फ्रांस हो गया, पोर्चुगीज हो गए, उनको सपोर्ट
नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट कब हुआ था? 1775 में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया ना? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब स्टार्ट होता है? 1775 में। कब से? ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद से, और 1782 तक चलता है। ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद ही खत्म हो जाता है, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है और मराठा की हार होती है। उसके बाद नेक्स्ट 20 इयर्स तक मराठा एम्पायर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ युद्ध नहीं होता है, कुछ झड़प नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वो साउथ में चले जाते हैं। किससे लड़ रहे होते हैं? मैसूर का जो मैसूर होता है उसको कैंक्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसलिए वो हैदर अली या टीपू सुल्तान से लड़ रहे होते हैं। बात समझ में आई? जब वहां पे लड़ के जीत जाते हैं 1800 में, लगभग 1799 में, जब टीपू सुल्तान को हरा देते हैं, तो उसके बाद फिर से रुख करते हैं किधर? मराठा एम्पायर की तरफ। कहते हैं चलो अब दूसरा सेकेंड एंग्लो मराठा वार करते हैं, जिसमें मराठा को डिफीट करते हैं। समझ में आया? तो क्या था? अब 20 इयर्स तक, 1782 के बाद से नेक्स्ट 20 इयर्स तक मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वह दूसरे जगह युद्ध कर रहे होते हैं। उतने पागल तो होते नहीं कि एक ही साथ दो महाशक्तियों से युद्ध करें। अगर दो महाशक्तियों से युद्ध करते हैं तो वहीं डिफीट हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी मराठा एम्पायर के साथ? मराठा एम्पायर के डिफीट का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे पहली बात थी, उनके अंदर एकजुटता नहीं थी, यूनाइटेड नहीं थे। बालाजी बाजीराव के बाद यूनाइटेड नहीं थे। बालाजी बाजीराव के बाद जो उनके पुत्र थे माधवराव फर्स्ट, वहां तक तो एकदम सही था, परंतु उसके बाद ही धीरे धीरे पावर को लेने के लिए, पावर को पाने के लिए कि हम सिंधिया बनेंगे, हम पेशवा बनेंगे, उस चक्कर में क्या होता है? रघुनाथ राव बाहर जाते हैं। किसका सपोर्ट लेने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट। समझ में आ गया? ये हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंड एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? थर्ड एंग्लो मराठा वार। और हम देखेंगे यह कि कौन कौन सा कारण था, इतना बड़ा साम्राज्य मराठा एम्पायर का था, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनाया था, और उसको आगे बढ़ाने वाले छत्रपति संभाजी महाराज थे, और उसपे चार चांद लगाने वाले बाजीराव द फर्स्ट थे। उसको कैसे ही अपने घर के लोग ही खत्म कर देते हैं। समझ में आ गया? पक्का 100%। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुआ था, किससे किससे बीच में हुआ था, मराठा के बीच में हुआ था कि मैसूर के बीच में हुआ था, कौन से सन में हुआ था, ये सब निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में हुआ था, ऐसे पूछा जा सकता है। ट्रीटी ऑफ बड़गांव, और एक सीक्वेंस भी दे दिया जा सकता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ट्रीटी ऑफ सूरत, ऐसे दे देगा और मैच द कॉलम दे देगा। पक्का समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेशवा कौन था, अब नाम दे दिया जाएगा, एक सीक्वेंस बना दिया जाएगा। तो अगर आपको पता है तो टिक करोगे, सर आंसर मिल जाएगा +2 मार्क्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार के साथ। ओके, और आज हम लोग क्लास क्यों लिए ये वाला? क्योंकि आज का डेट क्या है? 6 जून है 2024, जिससे आज से 350 ईयर्स अगो 6 जून 1674 के दिन ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।